Present, sir. स्टेफी, Present, sir. ओम पटेल, Present, sir. केशवी राणा, Present, sir. कृपल, दर्शनिका, टिशा, Present, sir. दर्शित, Present. वंश, Present, sir. मयूर, खुशबू, निराली, Present, sir. लीजा, तनुश्री, दीप चौधरी, तन्वी, शिवानी, कैनिल, संजू, अदिति, अदिति इज प्रेजेंट, जील, अब्बन, दिशा, एसवीबी स्टूडेंट्स, आदित्य, Present, sir. वर्षिल, खुशी पटेल, यश, नील पटेल, Present, sir. भावना शर्मा, ध्रुव, Present, sir. व्रज, चंदन, Present, sir. ग्रोथ, Present, sir. अभिषेक, Present, sir. खुश पटेल, प्रियांशी, Present, sir. धार्मिक, लक्ष्य, Present, sir. हर्ष, Present, sir. नंदिनी, Present, sir. मनीषा, Present, sir. संजना, जयवीर, पल्लव, देवराज, हर्षिल, ललित, चलो, Present. ललित इज प्रेजेंट, एनीबडी है, यश, यश इज ऑल्सो प्रेजेंट, चलो, और कौन रह गया बेटा, पल्लव, पल्लव इज प्रेजेंट, मयूर, कैनिल, मयूर एंड कैनिल हैज ऑल्सो ज्वाइन, अच्छा ठीक, और कोई रह गया तो बता दो, खुशबू, 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 ठीक है, डन। अनिरुद्ध, जल्दी आया करो बेटा, टाइम पे आया करो। तो कल हम क्या पढ़ रहे थे, कल की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। तो कई बच्चे पूछ रहे थे सर नया चैप्टर कब पढ़ाओगे, नया चैप्टर कब पढ़ाओगे। बेटा बस ये रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा 2-3 दिन में, उसके बाद हम वही वाले चैप्टर पे कंटिन्यू करेंगे, जो हमारा 6 चैप्टर चल रहा था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। 1-2 दिन की बात और है, 2 दिन में आपका ये चैप्टर पूरा लगभग कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम नया चैप्टर मतलब जो हमारा 6 चैप्टर चल रहा था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। फिजिक्स में क्या पूछ रहे हो, और किसी को कोई डाउट है तो बता दो।
कोई डाउट वगैरह रहता है तो पूछ लिया करो। और फिज़िक्स पे अभी आप जितना अच्छा फोकस करोगे उतना आपके लिए बहुत बढ़िया टाइम है, ठीक है। मतलब इसके बाद अब टाइम नहीं मिलना फिर, अब ये जो टाइम है इस पर अच्छे से फोकस कर लो, बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा सभी का, सभी के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। चलो सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? अब यहाँ से मुझे आवाज़ देना क्योंकि अब मैं कमेंट्स आपके नहीं पढ़ूंगा। स्क्रीन सबको विजिबल है? एवरीवन? यस सर। ओके, ठीक है। तो कल हमने क्या डिस्कस किया था? कल हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल डिस्कस किया था, ठीक है। और इस पे हमने दोनों एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। पहले हमने एक्सियल एक्सिस पे निकाला था और फिर हमने इक्वेटोरियल एक्सिस पे निकाला था, है ना। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स मैंने आपको दिमाग में रखने को बोले थे। पहला पॉइंट ये है कि हमेशा जो हम डिस्टेंस लेते हैं सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट से लेते हैं। अगर हम किसी भी एक्सियल पॉइंट पे निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो डिस्टेंस जो मेजर किया जाता है हमेशा सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस मेजर किया जाता है जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। और दूसरा जो एजम्पशन था वो ये था कि अगर आपका लेंथ जो है ना, मतलब जो ये जो लेंथ मतलब आपका ये डिस्टेंस सेंटर से लेके साउथ पोल का या सेंटर से लेके नॉर्थ पोल का, अगर ये बहुत छोटा है एक्स के कंपैरिजन में, तो हम ये एजम्पशन को यूज़ कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 2km अपॉन एक्स क्यूब, है ना। ये आपका कांस्टेंट होता था k, दिस इज योर फैक्टर 2km अपॉन एक्स क्यूब, है ना। एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आपकी कितनी होती थी? 2km अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, बिल्कुल इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा ही। फिर हमने इक्वेटोरियल पॉइंट पे एक पॉइंट कंसिडर किया और वहाँ पे हमने नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाली। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो हमेशा मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर के अपोजिट होता है। ये बोथ दीज वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स और इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। ये दोनों वेक्टर्स अगर आप ध्यान से देखो तो ये मैग्नेटिक फील्ड का जो नेट वेक्टर है इधर जा रहा है, ठीक है। साउथ पोल की तरफ अट्रैक्शन होगा, नॉर्थ पोल की तरफ रिपल्जन होगा इस पॉइंट पे, तो आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर मिलेगी विच इज़ ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर के बिल्कुल ऑपोजिट, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे भी वही सेम एजम्पशन लिया कि अगर हमारा जो L है वो Y से बहुत छोटा है, मतलब Y सेंटर से लेके उस पॉइंट का डिस्टेंस है जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है, ठीक है। Y इज़ द डिस्टेंस ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट, ठीक है। तो यहाँ भी हमने सेम एजम्पशन लिया, तो हमें रिजल्ट क्या मिला? km अपॉन वाई क्यूब, ठीक है, km अपॉन वाई क्यूब, ठीक है। क्लियर था यहाँ तक सबको? तो मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन एक्ट्स अलोंग द डाइपोल मोमेंट वेक्टर। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन में होती है। मतलब अगर मैं एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर की बात करूं तो इनके बीच का एंगल है 0, ठीक है। लेकिन अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर की बात करूं तो यहाँ पे इनका एंगल है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री, ठीक है। तो वही पॉइंट यहाँ पे समझाने की कोशिश किया आपको कि मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, मतलब एक्सियल लाइन पे जब आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो तो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 है ना। बोथ द वेक्टर्स आर लाइंग इन द सेम डायरेक्शन, बट व्हेन यू आर कंसिडरिंग द इक्वेटोरियल पॉइंट देन बोथ द वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपको यही समझाया गया, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन इट्स ऑपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट वेक्टर, मतलब डाइपोल मोमेंट के जस्ट ऑपोजिट है। ऑपोजिट का मतलब आपका थीटा कितना है? 180 डिग्री के बराबर,
अब इस टाइम पे कौन आ गया मीटिंग में? जल्दी आया करो बेटा, ना लेट मत आया करो। चलो, यहाँ तक हमने कल डिस्कस कर लिया था, ठीक है। ये पॉइंट्स हम सबको क्लियर हो गए, है ना? ये पॉइंट सबको क्लियर है ना? इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दो, रिवीजन के टाइम पे अब डाउट नहीं आने चाहिए। अगर फिर भी है तो यू कैन आस्क, ठीक है? क्लियर हो गए सबको ये पॉइंट्स? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो डाउट। ओके, नो सर। ठीक है। तो अब हम निकालेंगे टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल बार मैग्नेट, ठीक है। जैसे कि हम इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपको पढ़ाया था कि अगर दो छोटे छोटे चार्ज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और अगर हमने उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंट में रखा है तो उस पर एक टॉर्क लगता था, है ना? मतलब डाइपोल मोमेंट का जो वेक्टर होता है विच इज़ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो हमें पता था डाइपोल मोमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल सपोज करो थीटा, ठीक है। तो अगर हम किसी डाइपोल वेक्टर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंट में रखते थे तो उस पर एक टॉर्क लगता था, है ना? अब वो टॉर्क किसकी वजह से जनरेट होता था? वो टॉर्क जनरेट होता था फोर्स की वजह से। हम सबको पता है कि ये चार्ज है तो इस पर फोर्स इधर को लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ठीक है। और ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स इधर को लगेगा विच इज़ क्यू इंटू ई। तो अब इस फोर्स की वजह से आपका टॉर्क पैदा होगा इस पॉइंट के अबाउट, ओ पॉइंट के अबाउट, ठीक है। तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क पैदा होगा विच इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो सेम कंसेप्ट हमारा बार मैग्नेट के साथ भी है कि अगर हम किसी बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंट में रखते हैं, ये सपोज करो उसका नॉर्थ पोल है और ये उसका साउथ पोल, ठीक है, और हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई, ठीक है। तो इस पे होगा क्या, इसके नॉर्थ पोल पे क्या होगा, रिपल्जन होगा, और नॉर्थ पोल पे फोर्स इधर लगेगा, और वो फोर्स किसके बराबर होगा? दैट इज पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और साउथ पोल पे फोर्स आपका ऐसे लगेगा विच इज पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड। अब इन दोनों फोर्सेस की वजह से इस पॉइंट के अबाउट एक टॉर्क जनरेट होगा, ठीक है। हम सबको पता है मैग्नेटिक मोमेंट का जो वेक्टर होता है वो होता है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ठीक है। तो एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल सपोज करो थीटा है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे डाइपोल मोमेंट पढ़ते थे और डाइपोल मोमेंट में जो टॉर्क जनरेट होता था, हम सबको पता है टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई हम लिखते थे, है ना? यहाँ पे जो हमें टॉर्क की वैल्यू मिलती थी पी क्रॉस ई के बराबर मिलती है। अगर हम सेम एनालॉजी यहाँ पे भी लगाए तो हम यहाँ पे इसके रिलेशन को देख के भी टॉर्क डायरेक्टली निकाल सकते हैं, लेकिन अब हम इसको प्रूफ भी कर देंगे कि ये वैल्यू आती कैसे है, ठीक है। अगर हमें डेरिवेशन नहीं भी पता है तो भी हम यहाँ से एनालॉजी से रिलेट करके लिख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे डाइपोल मोमेंट वेक्टर होता था तो इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट इज रिप्लेस बाय मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्लेस बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो यू कैन इजीली राइट टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस पी। तो जैसे वहाँ पे पी क्रॉस ई होता था, यहाँ पे आपका टॉर्क क्या होगा, एम क्रॉस बी के बराबर, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर है? इसको दोनों को रिलेट कर पा रहे हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल को? ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस पॉइंट? ठीक है, तो ये तो एनालॉजी से आ गया। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं कि ये हम डिराइव कैसे करेंगे। तो डिराइव करने का सिंपल ही तरीका है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस है नहीं, टॉर्क हम सबको निकालना पता ही है, फिर भी हम एक बार इसको देख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे दिमाग में वो इक्वेशन आ जाए। तो ये हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसको बड़े ध्यान से देखते जाना। और यहाँ पे हमने एक बार मैग्नेट प्लेस किया, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया, अब मैंने नॉर्थ पोल नीचे लिया था, इन्होंने नॉर्थ पोल ऊपर ले लिया, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप नॉर्थ पोल कहीं भी कंसिडर कर सकते हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। आपको नॉर्थ पोल ऊपर लेना है ऊपर लो, नीचे लेना है नीचे। तो अब इस नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स
m इंटू बी के बराबर, विच इज पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड, है ना। और इस पे जो साउथ पोल पे फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो इसकी वजह से जो टॉर्क क्रिएट होगा इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज़ जब ये पढ़ाई थी तो वहाँ पे ये बताया था कि इस केस में जब हम टॉर्क निकालते हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि टॉर्क आप किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो, इस एक्सिस पे, ये जो बार मैग्नेट की एक्सिस है, इस एक्सिस के आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो, आपको वैल्यू सेम मिलेगी। बात समझ आ रही? आप इस एक्सिस पे कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लो, मतलब बार मैग्नेट पे, चाहे आप साउथ पोल पे टॉर्क निकाल लो, चाहे आप सेंटर पॉइंट पे टॉर्क निकाल लो, चाहे आप नॉर्थ पोल पे टॉर्क निकाल लो, एट ऑल द पॉइंट्स द वैल्यू ऑफ टॉर्क विल रिमेन सेम। अभी मैं आपको तीनों पॉइंट्स पे निकाल के बताऊंगा और तीनों पॉइंट्स पे हमें टॉर्क की वैल्यू बिल्कुल सेम मिलेगी, चाहे आप किसी भी पॉइंट पे निकालो। मीन्स इससे हमें ये पता चलेगा अभी कि टॉर्क जो है वो इस एक्सिस के पॉइंट्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन, मीन्स यू कैन चूज एनी पॉइंट एज योर ओरिजिन पॉइंट। इस बार मैग्नेट पे आप किसी भी पॉइंट को ओरिजिन मान सकते हो और उस पॉइंट पे आप टॉर्क निकाल सकते हो, आपको वैल्यू सेम मिलेगी। यू कैन चूज द पॉइंट एज पर योर कन्वीनियंस। कई बच्चों को लगता है सर बुक्स में जनरली हमेशा सेंटर पॉइंट पे टॉर्क निकाल के दिया होता है, तो बच्चे उसको वैसे ही याद कर लेते हैं कि हमेशा हमें सेंटर पे ही निकालना होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा सेंटर पे ही टॉर्क निकालना। आप चाहो तो आप एंड पॉइंट्स पे भी निकाल के देख लो, दोनों एंड पॉइंट्स पे भी निकाल सकते हो, या फिर कोई आप रैंडम पॉइंट कंसिडर करो उस पर निकाल के देखो, दोनों पे वैल्यू आपकी सेम आएगी। ठीक है, तो चलो पहले हम सेंटर पॉइंट पे निकाल के देखते हैं टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी। अभी थोड़ी कहानी दे रखी है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लो, वैसे तो इम्पॉर्टेंट है, तो एक बार हम रीड कर लेते हैं इसको और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये सबको दिखाई नहीं दे रहा होगा मेरे ख्याल से। द फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड एम बी, मतलब ये जो फोर्स मैंने आपको बताया एम बी वाला जो फोर्स है, एक्ट्स ऑन ऑपोजिट टू ईच अदर, है ना। अब ये दोनों फोर्स जो लग रहे हैं, ध्यान से देखो, ये वाला एम बी और ये वाला एम बी, ये दोनों फोर्स आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, हम सबको पता है। एंड हेंस द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बार ऑन द मैग्नेट ड्यू टू एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड इज जीरो। अब यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो गया, इस बार मैग्नेट पे जो नेट फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा। सो देयर इज नो ट्रांसलेशन मोशन ऑफ द मैग्नेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर किसी बॉडी पे आपका नेट फोर्स जीरो हो जाता है तो उस बॉडी का ट्रांसलेशन नहीं होता, मतलब ये मैग्नेट आपका आगे मूव नहीं करेगा, ना आगे मूव करेगा ना पीछे मूव करेगा। ठीक है, ना ये आगे जा पाएगा ना ये पीछे जा पाएगा, इसका ट्रांसलेशन मोशन रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा क्योंकि इस पे नेट फोर्स जीरो है। अगर नेट फोर्स जीरो नहीं होता तो जिस डायरेक्शन में फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता उस डायरेक्शन में आपका मैग्नेट मूव करने लगता। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे नेट फोर्स आपका क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है। तो ज़ीरो होने से क्या हो रहा है, आपका जो ट्रांसलेशन मोशन है इस मैग्नेट का, बार मैग्नेट का जो ट्रांसलेशन मोशन है वो रेस्ट्रिक्टेड है, वो नहीं हो सकता। ठीक है, However, the forces are along the different lines of action। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसकी वजह से कपल क्रिएट होगा। अब दोनों फोर्सेस आपके देखो जिनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये भी इस लाइन पे लग रहा है और ये भी इस लाइन पे लग रहा है। इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है ना। बात समझ पा रहे हो? अगर नहीं समझ पा रहे तो इधर देख लो। ठीक है, ठीक है, जैसे ये हमारा बार मैग्नेट है तो ये इसकी एक्सेस हो गई। ठीक है, अब फोर्सेस आपके कैसे लग रहे हैं, एक फोर्स आपका इधर लग रहा है, दूसरा फोर्स आपका इधर लग रहा है, दोनों अपोजिट लग रहा है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी अलग है। इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है क्योंकि इस लाइन के अलॉन्ग लग रहा है और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। तो जब दो फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है ना, लाइन ऑफ एक्शन जिनका अलग अलग, जिनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, तो वो क्या क्रिएट करते हैं, कपल क्रिएट करते हैं या फिर टॉर्क क्रिएट करते हैं। हेंस द मैग्नेट विल रोटेट एंड एक्सपीरियंस अ
ठीक है, तो जब दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, है ना, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस जब लगते हैं विच आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, एंड इट विल क्रिएट अ कपल, ठीक है, और इसकी वजह से आपका बार जो है रोटेट करेगा, लेकिन ट्रांसलेट नहीं करेगा. देयर इज नो ट्रांसलेटरी मोशन बट देयर इज रोटेटरी मोशन. मीन्स इट इज़ अ केस ऑफ प्योर रोटेशन. आप बोल सकते हो, अगर आपने रोलिंग मोशन नहीं है, ये प्योर रोटेशन का केस है. इट इज़ अ केस ऑफ प्योर रोटेशन, है ना. प्योर रोटेशन के और कौन कौन से केसेस हो सकते हैं, जैसे कि आपका फैन घूमता है, तो फैन देखो ट्रांसलेट नहीं करता है. पंखा जो आपका घूमता है वो खाली प्योर रोटेट करता है, एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, कभी भी ट्रांसलेट नहीं करता है, ठीक है. तो इट इज़ अ केस ऑफ प्योर रोटेशन. ठीक है, यहाँ पे जो बार मैग्नेट का प्योर रोटेशन हो रहा है, ठीक है. तो टॉर्क हम सबको पता है क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो मैग्नेटिक फोर्स आपका एम बी ऐसे लग रहा है और यहाँ पे आपका एम बी ऐसे लग रहा है. अब इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा. अब ये लेंथ हमें पता है, ये लेंथ सपोज करो 2L है और ये एंगल आपका थीटा है, ठीक है. तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2L sin थीटा, ठीक है. अब मैंने टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट निकालूंगा. सपोज करो पहले मैं निकालता हूँ नॉर्थ पोल के अबाउट. मैंने आपको बताया था ना, मैं किसी भी पॉइंट के अबाउट इस एक्सिस पे टॉर्क निकालूंगा, मुझे वैल्यू सेम मिलेगी, ठीक है. तो अभी हम उसको भी प्रूफ कर देंगे. पहले हम टॉर्क निकालते हैं इस पॉइंट के अबाउट. ये पॉइंट को नाम दे देता हूँ ए, सपोज करो. तो टॉर्क अबाउट ए कितना हो जाएगा, एक मिनट, ये पेन क्यों क्या हो गया. टॉर्क अबाउट ए आपका कितना हो जाएगा, टॉर्क अबाउट ए कितना हो जाएगा, फोर्स कितना लग रहा है, एम बी, है ना. ये एम बी फोर्स लग रहा है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2L sin थीटा. तो विल गेट एम बी इंटू 2L sin थीटा, ठीक है. एम बी इंटू 2L sin थीटा. अब m इंटू 2L को मैं क्या बोल सकता हूँ, p बोल सकता हूँ. आई विल राइट PE sin थीटा, PB sin थीटा. p मतलब m, कैपिटल M, सॉरी p कहाँ से बोल रहा हूँ. तो ये पेन नहीं चल रहा, पता नहीं क्या हो गया इसको. एक मिनट वेट करो. ठीक है. तो टॉर्क आपका होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना. तो यहाँ पे हम पहले टॉर्क निकाल रहे हैं इस पॉइंट के अबाउट. तो इस पॉइंट से आपका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये अगर लेंथ आपको 2L गिवन है, दिस विल बी 2L sin थीटा. आपका टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू एम बी इंटू 2L sin थीटा, ठीक है. अब अगर ध्यान से देखो तो m इंटू 2L को मैं क्या बोल सकता हूँ, मैग्नेटिक मोमेंट. दिस विल बी माई मैग्नेटिक मोमेंट, कैपिटल M, है ना. कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2L. दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट. सो आई विल राइट हियर विच इज कैपिटल M इंटू B sin थीटा. दिस इज द टॉर्क अबाउट साउथ पोल. हम साउथ पोल के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं, विच इज इक्वल टू m क्रॉस B, ठीक है. MB sin थीटा को मैं m क्रॉस B भी लिख सकता हूँ. क्लियर है. अब सपोज करो मुझे साउथ पोल पे नहीं निकालना, मुझे सेंटर पे टॉर्क निकालना. तो फिर से बार मैग्नेट बना लो और आप सेंटर पे भी टॉर्क निकाल के देखो. सेंटर वाला पॉइंट ले लो. तो ये डिस्टेंस आपका कितना हो गया, L. ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये भी L. यहाँ पे फोर्स लग रहा है MB और यहाँ पे फोर्स लग रहा है MB, ठीक है. तो अब सेंटर पॉइंट के अबाउट अगर आपको टॉर्क निकालना है तो टॉर्क अबाउट O कितना हो जाएगा, तो ये वाला MB फोर्स इंटू इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा, विच इज L sin थीटा. और ये वाला MB फोर्स और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हो जाएगा L sin थीटा, ठीक है. तो अब ये फोर्स इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका जो सेंस आएगा क्लॉकवाइज आएगा. और ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये,
इसका भी जो सेंस आएगा, इसका भी सेंस कैसा आएगा, क्लॉकवाइज। तो दोनों टॉर्क्स आपके ऐड हो जाएंगे ओ पे। तो ओ पे जो नेट टॉर्क होगा दोनों का सेंस क्लॉकवाइज आ रहा है, तो वी विल राइट हियर एम बी इंटू, क्या हो रहा है, एम बी इंटू एल साइन थीटा प्लस एम बी इंटू एल साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे आप सिंपली लिखोगे एम बी इंटू एल साइन थीटा, ये पहले वाले फोर्स की वजह से जो टॉर्क लगेगा वो, और इसकी वजह से जो टॉर्क लगेगा ओ पॉइंट पे वो भी कितना होगा, एम बी इंटू एल साइन थीटा। जब दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको यही टॉर्क मिलेगा जो हम साउथ पोल के अक्रॉस निकालते थे, एम बी इंटू 2l साइन थीटा। सो यू विल गेट द सेम इक्वेशन एम क्रॉस बी। ठीक है, अब अगर आपका मन है तो आप किसी भी रैंडम पॉइंट पे टॉर्क निकाल लो। मान लो हमें सेंटर पे नहीं निकालना, हमें किसी भी रैंडम पॉइंट पे टॉर्क निकालना है, तो मैं कोई भी रैंडम पॉइंट ले लेता हूँ इस बार मैग्नेट के एक्सिस पे। ठीक है, सपोज करो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, और इसका डिस्टेंस मुझे लेकिन पता होना चाहिए। इसका डिस्टेंस सपोज करो कितना है, ये यहाँ से आपका डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस आपका 2l है। ठीक है, तो मैंने सपोज करो 1.5l पे एक पॉइंट ले लिया, यहाँ से 1.5l पे एक पॉइंट ले लिया, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा 0.5l। ठीक है, ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, 0.5l। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया P। अब मुझे इसके अबाउट टॉर्क निकालना है, तो P के अबाउट आपका टॉर्क कितना होगा, तो वापस से फोर्स तो आपका ऐसे ही लग रहा था एम बी, और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी 0.5 इंटू एल साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ पे आपका फोर्स लग रहा था इधर, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका ये हो जाएगा विच इज़ 1.5 इंटू एल साइन थीटा। ठीक है, जब आप दोनों को ऐड करोगे, देखो इसका भी सेंस क्लॉकवाइज है और इसका भी सेंस क्लॉकवाइज है, तो दोनों टॉर्क्स को जब आप ऐड करोगे तो आपको वापस यही मिलेगा 1.5l साइन थीटा प्लस 0.5l साइन थीटा। यू विल गेट द सेम रिलेशन एम बी इंटू 2l साइन थीटा। 1.5 प्लस 0.5 करोगे तो आपको वापस 2l ही मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है, चाहे आप इस एक्सिस पे कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लो, आपको टॉर्क की वैल्यू सेम मिलेगी। इस एक्सिस पे आप कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लो, टॉर्क की वैल्यू आपको सेम मिलेगी, एंड विच इज़ इक्वल टू एम क्रॉस बी। इसलिए हम टॉर्क को ऐसे डिफाइन करते हैं एम क्रॉस बी से। क्या आप इस बात को समझ पा रहे, यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो आपको दिमाग में रखने। पहला कि इस बार मैग्नेट पे कोई भी नेट फोर्स नहीं है। नेट फोर्स नहीं है इसका मतलब देयर इज विल बी नो ट्रांसलेशन मोशन। फर्स्ट पॉइंट इज दैट you should keep in mind. Second point is that the line of action of both the forces are different, hence we can say different line of action causes a couple which will rotate the bar magnet. ठीक है, second point is this. And third point is that if you calculate the torque at any point on the axis of the bar magnet, it will having the same value. ठीक है, तो आप you are free to choose the origin point, है ना। आप अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से इस बार मैग्नेट पे किसी भी पॉइंट को ओरिजिन मान के उस पर टॉर्क निकाल सकते हो। आपको टॉर्क की वैल्यू सेम मिलेगी विच इज इक्वल टू एम क्रॉस पी। क्या इतनी बात सबको क्लियर हो गई? ये तीनों पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने नोट्स बनाते हो तो इन तीनों पॉइंट्स को इंक्लूड ज़रूर करो डायग्राम के साथ। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? हाँ सर। चलो तो अब हम आगे चलते हैं। वर्क डन ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब वर्क डन क्या होगा? ठीक है, तो वर्क डन हम सबको पता है। अभी अभी हमने टॉर्क निकाला, तो वर्क डन क्या होता है? छोटा सा वर्क डन क्या होगा? टाउ इंटू डी थीटा। अब यहाँ पे देखो,
ये हमारे दिमाग में कैसे आएगा कि हमें टाउ इंटू डी थीटा ही लेना है। हम सबको पता है कि वर्क डन इज डिफाइंड एज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये हम तब लेते थे जब हमारा ट्रांसलेशन मोशन होता था। तो वही वाला पॉइंट देखो इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को इक्वेशन समझ नहीं आती कि यहाँ पे टाउ इंटू डी थीटा ही क्यों लेना है हमको, तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पे ट्रांसलेशन मोशन है ही नहीं, देयर इज़ नो ट्रांसलेशन मोशन, सो एफ डॉट डी एस आप नहीं लगा सकते। अब यहाँ पे रोटेशन मोशन है, मैंने आपको अभी भी बताया, प्योर रोटेशन हो रहा है, बार मैग्नेट का प्योर रोटेशन हो रहा है। जब प्योर रोटेशन हो रहा है तो आपका फोर्स नहीं लगेगा, तो आपका टॉर्क लगेगा, और तब आपका डिस्प्लेसमेंट डी एस में नहीं होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट थीटा में होगा। ठीक है, क्योंकि बार मैग्नेट रोटेट कर रहा है, रोटेट करेगा तो टॉर्क लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट किस में होगा, थीटा में होगा। इसलिए वर्क डन का इक्वेशन हम इस तरह से लिखते हैं, टाउ इंटू डी थीटा, है ना। बहुत बच्चों के दिमाग में होता है सर एफ डॉट डी एस क्यों नहीं लिखा। एफ डॉट डी एस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे ट्रांसलेशन मोशन नहीं हो रहा है, देयर इज नो ट्रांसलेशन मोशन, इट इज़ प्योर रोटेशन। ठीक है, इसलिए हमने इक्वेशन क्या लिखा, टाउ इंटू डी थीटा। ठीक है, अब टॉर्क हम सब ने अभी अभी कैलकुलेट ऑलरेडी कर लिया है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, टाउ की वैल्यू कितनी निकाली थी बताओ, एम बी साइन थीटा, यही निकाली थी, एम बी साइन थीटा डी थीटा। इसको इंटीग्रेट कर दो तो आपको वर्क डन मिल जाएगा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। ठीक है, थीटा 1 से थीटा 2 इसको इंटीग्रेट करोगे, मतलब पहले मैंने सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रखी है और मेरा मैग्नेटिक मोमेंट का ओरिएंटेशन ऐसा है, तो इनिशियली आपका एंगल थीटा 1 बन रहा है। ठीक है, फिर मैंने कुछ वर्क डन किया और इसको वापस से रोटेट कर दिया इस तरह से, तो फिर आपका वापस एंगल चेंज हो गया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ आपका जो ये एंगल है चेंज हो गया, थीटा 2 हो गया। समझ आया? तो थीटा 1 से थीटा 2 आपने कितना वर्क डन किया इसको रोटेट करने में इन प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वो हमें यहाँ से मिल जाए। तो m कांस्टेंट है, देखो b भी कांस्टेंट है, तो वेरिएबल क्या है आपका यहाँ पे थीटा, क्योंकि आपका बार मैग्नेट जब प्योर रोटेशन करेगा तो प्योर रोटेशन में आपका वेरिएबल क्या होगा, थीटा ही तो वेरिएबल होगा, और कुछ वेरिएबल हो ही नहीं सकता। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट प्रोवाइड किया हुआ है, और मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ भी फिक्स है, बार मैग्नेट का लेंथ भी फिक्स है, लेंथ इसका 2L ही है, चेंज नहीं होगा, पोल स्ट्रेंथ इसका m ही है, चेंज नहीं होगा, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी फिक्स हो जाएगा m इंटू 2L, तो ये वाला पार्ट भी कांस्टेंट है। तो खाली चेंज आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, थीटा चेंज हो रहा है, तो आप खाली इंटीग्रेशन किसका करोगे, साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, और कांस्टेंट वाला पार्ट आपका बाहर आ जाएगा, एम बी वाला, तो इसको थीटा 1 से थीटा 2 इंटीग्रेट कर दो, कितना हो जाएगा बताओ। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, आधे बच्चों को तो यही नहीं पता होता, माइनस कॉस थीटा। कई बच्चे इसी में कंफ्यूज कर जाते हैं एग्जाम में, थीटा 1 से थीटा 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एम बी इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, अब सपोज करो आपने इनिशियली इस बार मैग्नेट को परपेंडिकुलर रखा है ना, मतलब इनिशियली सपोज करो आपका बार मैग्नेट ऐसे है ना, इसका नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, और मैग्नेटिक फील्ड आपने ऐसे अप्लाई किया। तो देखो m और b वेक्टर में एंगल कितना है, ये आपका m वेक्टर है, ये आपका b वेक्टर है, दोनों वेक्टर्स आपके परपेंडिकुलर है, दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। तो आपका थीटा 1 क्या हो जाएगा, अगर इनिशियली आपने ऐसे रखा है तो थीटा 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। फिर हमने क्या किया, कुछ इस पे वर्क डन किया और इसकी एक्सिस को हमने रोटेट कर दिया और हमने इसको ऐसे रख दिया, और फाइनली इसका कुछ थीटा हो गया, सपोज करो 30 डिग्री। तो आपको फाइंड करना है कि 90 डिग्री से 30 डिग्री रोटेट करने में मैंने कितना वर्क डन किया। तो आप सिंपली ये इक्वेशन यूज़ करोगे, जस्ट एम बी इंटू इनिशियली आपका थीटा कितना था, सो विल राइट हियर कॉस 90 माइनस कॉस ऑफ 30। ठीक है, तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा, माइनस एम बी कॉस 30। नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि ये वर्क डन हमने नहीं किया है, ये वर्क डन वो बार मैग्नेट खुद ही करेगा। कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी भी बार मैग्नेट को उस फील्ड के परपेंडिकुलर रख रहे हो तो वो हमेशा
उस मैग्नेटिक फील्ड की एक्सिस के अलोंग अलाइन करने की कोशिश करेगा, वो खुद से ही कोशिश करेगा, इसमें हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तभी तो हमने जब खुद का वर्क डन निकाला तो वो नेगेटिव आ गया। अगर वर्क डन आपका नेगेटिव आ जाए, वर्क डन बाय मी, इफ वर्क डन बाय मी इज नेगेटिव, which means that your bar magnet is self aligning itself in the direction of magnetic field, मतलब वो अपने आप को खुद ही अलाइन कर रहा है। समझ आ रही बात को कि वो बार मैग्नेट आपका खुद से अलाइंड होना चाह रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। हाँ, अगर आपका बार मैग्नेट इनिशियली ऐसे होता अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड और मुझे इसको उठा के ऐसे रखना होता परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तब आपका वर्क डन पॉजिटिव आता, मतलब तब आपको असली में वर्क डन करना पड़ता। वर्क डन का पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि आपने वर्क डन किया है, तभी तो वो परपेंडिकुलर अलाइन हुआ है। और जब हमने परपेंडिकुलर रखा तो ये खुद से अलाइन होना चाह रहा है, तभी हमारा वर्क डन नेगेटिव आ रहा है। हम वर्क डन नहीं कर रहे हैं, वो खुद से ही अलाइन होना चाह रहा है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? यस और नो? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस, यस है ना? तो यहाँ पे आपको वर्क डन का पूरा फील होना चाहिए कि किस तरह से हमें वर्क डन निकालना है और किस तरह से कंडीशंस को कंसिडर करना है। एक बार इसकी स्लाइड के पॉइंट्स भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे जो दिया गया एक बार उसको ध्यान से देख लो, ठीक है? तो हमने देखो बार मैग्नेट रखा था। अब देखो हमने θ1 से θ2 इसको, पहले ये मैग्नेटिक फील्ड की एक्सिस की तरफ था, मतलब θ1 था, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड के करीब था। तो अगर मैं इस पर वर्क डन नहीं करता, मान लो सपोज करो, अब यही कंडीशन को मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। सपोज करो अगर मैं θ1 पे इस बार मैग्नेट को रहने देता हूँ, तो कुछ टाइम बाद ये मैग्नेटिक फील्ड के एक्सिस के साथ अलाइंड हो जाएगा, अगर मैं कुछ भी नहीं करता हूँ तो। लेकिन मैंने क्या किया, कुछ एक्सटर्नल वर्क किया और इसको मैंने थीटा को और इंक्रीज किया, है ना? मैंने थीटा को और इंक्रीज किया फ्रॉम θ1 टू θ2। बात समझ आई? तो ये एक्सटर्नल वर्क की वजह से इसका थीटा इंक्रीज हुआ है। अगर मैं कुछ भी नहीं करूं तो अपने आप आपका जो बार मैग्नेट θ1 एंगल पे है, तो वो कुछ टाइम बाद इस मैग्नेटिक फील्ड के एक्सिस के अलोंग आ जाएगा और उसका थीटा 0 हो जाएगा, ठीक है? असल में तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव करना चाहता है। इक्विलिब्रियम तभी अचीव करेगा जब ये इसके साथ अलाइंड हो जाएगा प्रॉपरली। बात समझ आ रही है आप? तो यही पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो सपोज करो हमने डी थीटा इसको घुमाने के लिए कुछ वर्क डन किया, विच इज़ टाउ इंटू डी थीटा, जैसा कि यहाँ पे दे रखा है। और टाउ को मैं क्या लिख सकता हूँ, एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ से आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको वर्क डन मिल जाएगा। फ्रॉम θ1 टू θ2 यू विल गेट दिस इक्वेशन। क्लियर है? तो इफ द पोटेंशियल एनर्जी, अब यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से समझो। इफ द पोटेंशियल एनर्जी इज आर्बिट्रेरीली टेकन 0 when the dipole is at 90 degree, then the potential energy in rotating the dipole inclining at theta is, ठीक है? तो अब पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है ना सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी आप किसी भी पॉइंट पे रेफरेंस मान के उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 कंसिडर कर सकते हो, ठीक है? तो अब ऑब्वियसली बात है, जब आपका θ1 90 हो जाएगा तो आपका जो वर्क डन है वो 0 हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पे 0 हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा, मतलब नेगेटिव आ रही है। देखो नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है ना? इस पॉइंट को फिर से पढ़ो। इफ द पोटेंशियल एनर्जी इज आर्बिट्रेरली टेकन एज 0 व्हेन द डाइपोल इज एट 90 डिग्री, देन द पोटेंशियल एनर्जी इन रोटेटिंग द डाइपोल इंक्लाइनिंग एट एन एंगल थीटा, मतलब अब मैं इसको उल्टा घुमा रहा हूँ, है ना? मैंने 90 डिग्री पे पहले ही अपने बार मैग्नेट को रख दिया और मैं इसको उल्टा घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उल्टा घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ रहा है। बात समझ आ रही है? वर्क डन मेरा नेगेटिव आ रहा है ना? मतलब वो खुद ही से ही अलाइंड होना चाह रहा है, वो खुद से अलाइंड होना चाह रहा है। नेगेटिव का मतलब वो सेल्फ अलाइन होना चाह रहा है, इसलिए उसका पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ रहा है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? ठीक है? सो नोट करने का पॉइंट ये है कि पोटेंशियल एनर्जी कैन बी टेकन 0 आर्बिट्रली एट एनी पोजीशन ऑफ द डाइपोल। मैं किसी भी पॉइंट पे 0 मान के भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जनरली मैं 90 डिग्री पे 0 मान लेता हूँ। 90 डिग्री पे क्योंकि आपका थीटा देखो cos 90 0 हो जाता है,
ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है और इसके बाद हमारा अर्थ मैग्नेटिज्म यहाँ से शुरू हो जाता है और ये मेरे ख्याल से आपका लास्ट टॉपिक है। अर्थ मैग्नेटिज्म के बाद हमारा 5th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये अर्थ मैग्नेटिज्म वाला आपका लास्ट टॉपिक है और इसके बाद हमारा 5th चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम 6th चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक सब क्लियर हो? ठीक है, आज हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। फिर इवनिंग में हम थोड़ा अर्थ मैग्नेटिज्म की तरफ जाएंगे। जिनको अर्थ मैग्नेटिज्म फिर से पढ़ना है इवनिंग क्लास में ज़रूर आए। जिनको अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ना है एक बार इवनिंग क्लास ज़रूर ज्वाइन करें और उसको अच्छे से पढ़ें। ठीक है बेटा, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा।